हॉलीवुड बिग स्क्रीन प्रेजेंट्स द बलाड ऑफ बस्टर स्क्रॉच। यह मूवी शुरू होती है और मूवी में दिखाया जाता है कि वाइल्ड वेस्ट में धूप खिली हुई है और बस्टर क्रूक्स अपने घोड़े की सवारी करते हुए एक शांत और अच्छा गाना गाने वाले काउबॉय के रूप में आता है। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि क्षेत्र का सबसे खतरनाक बंदूकधारी है। उसके सिर पर भारी इनाम रखा है। अपनी यात्रा के दौरान उसे एक कैंटीन मिलती है जहां वह विस्की पीने के लिए रुकता है। हालांकि बर्मन उसे विस्की बेचने से मना कर देता है क्योंकि वह एक प्रतिबंधित पेय है और उसके लिए केवल अपराधियों की सेवा में बेची जाएगी। बस्टर समझाने की काफी कोशिश करता है कि उसे उसके साफ सुथरे लुक और चुलबुला व्यवहार के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि वह भी एक खूंखार डाकू भी है। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और एक काउबॉय उसे बाहर निकालने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसे चुनौती देता है। इस काउबॉय को कम आंकने का उसके दुश्मन का पछतावा जल्द ही खत्म हो जाता है क्योंकि बस्टर अविश्वसनीय रूप से तेज है और एक कैंटीना के व्यक्ति को गोली मारने के लिए 1 सेकंड में अपनी बंदूक शूट कर देता है। बाद में बस्टर यात्रा पर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह फ्रेंचमैन के पास आता है, गुलच एक ऐसा शहर जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसका पहला स्टॉप स्थानीय सैलून है जहां उसे जाना होता है। नियमों का पालन करने के लिए दरवाजे पर गार्ड उसके सभी हथियार रख देता है। कोई हथियार नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। फिर वह पोकर के खेल में शामिल हो जाता है। वह आजू बाजू में देखता है। निकटतम टेबल पर जिस शर्त के तहत वह चुनता है उस खिलाड़ी द्वारा छोड़े गए हाथ को ऊपर उठाए जो अभी अभी गेम छोड़ के भाग गया है। अब दुर्भाग्यवश से जब बस्टर कार्डों की जांच करता है तो वह पाता है कि आखिरी खिलाड़ी ने गेम छोड़ा होता है क्योंकि उसके पास बदनाम मृत व्यक्ति के हाथ का कार्ड था और इस कारण उसने खेलने से मना कर दिया था क्योंकि उसे जान गंवानी थी। यह अन्य खिलाड़ियों के गुस्से का कारण बना, विशेष रूप से डरावने का जो का, यह सोचकर कि वह नियमों से ऊपर है, जो बस्टर को धमकाने के लिए अपनी छिपी हुई बंदूक निकालता है। लेकिन वह टेबल पर लात मारकर जल्दी से अपना बचाव करता है। टेबल की एक पट्टी ढीली होती है जो सीधा उसके बंदूक से टकरा के उसके सिर में चली जाती है गोली, और जो गोली है वो मालिक को ही लग जाती है। जो को लगने के बजाय इस घटना ने सैलून पर भारी तनाव पैदा कर दिया है। तो बस्टर एक गाना गाना शुरू करता है जो वह खुद बनाता है। सभी को गाने के लिए प्रेरित भी करता है और साथ में नाचने के लिए भी कहता है। उसकी मस्ती भरी मस्ती अचानक जो के भाई द्वारा बाधित हो जाती है क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले पता चलता है कि उसका भाई कैसे मारा, किसने मारा और उसके साथ में क्या हुआ था। और बस्टर को एक गन फाइट के लिए वो चुनौती देने यहाँ पे आ जाता है, बदला लेने के लिए। फिर एक बार बस्टर साबित करता है कि वही है इस क्षेत्र का सबसे तेज बंदूकधारी विशेषण। तो उसके बाद वह आदमी की उंगलियों में से प्रत्येक को शूट करता है और वह अंत में उसे आईने में देखकर गोली मारता है, हमेशा की तरह खुद को झूठी शान और आत्मविश्वासु महसूस करने के लिए। तब अचानक एक और गाता हुआ काउबॉय शहर में आता है। वह कम उम्र का छोटा बच्चा है जो बस्टर को चुनौती भी देता है एक गन फाइट के लिए। यह एनकाउंटर और भी तेज हो जाता है पिछले वाले की तुलना में, लेकिन इस बार बस्टर है जो मारा जाता है क्योंकि उसने आखिरकार किसी को खुद से तेज पाया है। जैसे ही उसकी आत्मा नश्वर लोक को छोड़ती है, बस्टर की आत्मा मानती है कि उन्हें इसे पहले ही आते हुए देखना चाहिए था क्योंकि आप हमेशा के लिए टॉप डॉग नहीं हो सकते हो और ना बच्चे के गीत गा सकते हो। इस बीच न्यू मैक्सिको में एक युवा काउबॉय जो थलग बैंक में जाता है और लूटने की कोशिश करता है, बैंक दिखावा करता है, सहयोग करने का और पीछे पैसे निकालने के लिए झुकता है। लेकिन वास्तव में वह अपने छिपे हुए हथियार को शूट करने के लिए आगे बढ़ा रहा था और वो शूट भी करता है। लेकिन उससे पहले कि काउबॉय बिना समय गवाए शॉट्स को चमका देता है। भागने से पहले काउबॉय कैश बॉक्स से पैसे हथिया लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, बैंकर उस पर गोलियां चला देता है और उसे एक कुएं के पीछे छिपने के लिए मजबूर करता है। काउबॉय वापस गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन अभी उसके प्रयास व्यर्थ है क्योंकि बैंकर ने अपने शरीर को बर्तनों से ढक लिया है और पैन जो सभी गोलियों को रिफ्लेक्ट करता होता है, यह अतिरिक्त सुरक्षा करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। टेलर काउबॉय को खदेड़ने के लिए काफी करीब आने का प्रबंधन करता है, दौड़ता हुआ जाता है। जब काउबॉय घंटों के बाद उठता है तो वह खुद का गला एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है और उसके हाथ उसके घोड़े की पिछली डोरी से बंधे हुए होते हैं। यह पता चलता है कि वह एक पोज में पहले से ही है, जैसे कि उसे दोषी पाया गया हो और उसे मौत की सजा सुनाई गई हो। तो यह है काउबॉय, उसके पास अपना आखिरी गुड बाय कहने का मौका। इससे पहले कि काउबॉय कुछ कह पाता और कुछ कर पाता, वे कॉमेंट योद्धाओं का एक समूह द्वारा घेर लिया जाता है जो घात लगाए हुए थे, जो जल्दी से सबको मार भगा देते हैं। बैंकर वहां से भाग जाता है लेकिन काउबॉय को छोड़ देते हैं अपने घोड़े पर, यह सोचकर कि उसके लिए धीरे धीरे मरना यह काफी मजेदार होगा। काउबॉय अपने घोड़े पर खुद
कुछ घंटे खर्च करता है। जानवर को बहुत दूर जाने और ट्रिगर करने से उसकी मृत्यु दूर रखने की पूरी कोशिश करता रहता है। आखिरकार काउबॉय को भाग्यशाली और एक चालाक मुसाफिर मिल जाता है जो उसे मुक्त कराता है और रस्सी को गोली मारकर और उसे सुरक्षा के लिए उसके साथ सवारी करने की अनुमति भी देता है। 1 घंटा भी नहीं गुजरता इससे पहले कि काउबॉय को पता चले कि वह कितना भाग्यशाली और चालाक नहीं है जितना उसने सोचा था। वास्तव में जब एक अन्य सरसराहट होती है और पोल्स अकेला पाता है तो उसका साथी दूर भाग जाता है। काउबॉय फिर से गिरफ्तार हो जाता है। कुछ क्षणों बाद काउबॉय को उस शहर में ले जाया जाता है जहां पर न्यायाधीश द्वारा उसे दोषी पाया जाता है और फांसी के लिए भेजा जाता है। जबकि अंत की प्रतीक्षा में वह भीड़ में से एक नौजवान और सुंदर देखने वाले औरत पर ध्यान केंद्रित करता है, जो आखिरी बात वह देखता है कि मृत्यु से पहले एक सुंदर दृश्य हो सकता है। वहां से थोड़ी दूर एक बूढ़ा एम्प्रेसारियो यात्रा करता है, हैरिसन के साथ एक ऐसा युवक जिसके हाथ या पैर नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत आवाज के साथ जिसका वह इस्तेमाल करते हैं शेक्सपियर और लिंकन के बीच क्लासिक्स का पाठ करने के लिए। वे जिस वैगन में यात्रा करते हैं वह एक मंच बन जाता है हर बार जब वे एक कस्बे में रुकते हैं। जबकि हैरिसन अपने क्लासिक्स का पाठ करता है, एम्प्रेसारियो इकट्ठा करता है दर्शकों से पैसा। उसे काफी शर्मिंदगी भरे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि हैरिसन को खाना खिलाना, उसका श्रृंगार करना और यहाँ तक के उसका नंबर 1 नंबर 2 भी साफ करना और उसे हर राहत देने में मदद करना। यह बहुत ही निराशाजनक और उदास जीवन क्रम हो जाता है और एम्प्रेसारियो जो बोर हो जाता है, जिंदगी से नाराज हो जाता है। हैरिसन की हर दिन सेवा करके वह थक जाता है। जब वे जाते हैं एक लेडी घर, एम्प्रेसारियो किसी को परेशान नहीं करता। हैरिसन के लिए एक लड़की के लिए भुगतान करने के बाद एक ही कमरे में वह उसे छोड़ देता है और उसके पास होने पर उसे अपने तरफ घुमा लेता है। अपना सारा मजा, इसका मतलब हैरिसन को अभी भी सुनना है। हर चीज जितनी आगे वो दूर यात्रा करेंगे, एक पहाड़ी शहर में दर्शकों की दिलचस्पी उन पर कम हो जाती है। वो अभी भी अपने छोटे से शो में हैं और वे मुश्किल से कोई पैसे बना पाते हैं। एक शाम एम्प्रेसारियो ने नोटिस किया कि उनके दर्शक काफी कम हो गए हैं, क्योंकि वहाँ एक अलग वैगन है जो सबका ध्यान खींच रही है और भीड़ भी उनकी जय जयकार कर रही है। एक चिकन के लिए जो बुनियादी मैच कर सकता है और कुछ चिंतित भी संख्याओं पर चोंच मारकर घटा सकता है। एक अवसर देखकर एम्प्रेसारियो फैसला करता है कि वो चिकन खरीदेगा और अब वह उसकी देखभाल भी करता है। वह हैरिसन को उतनी ही देखभाल के साथ रखता है जितना उस चिकन को। अभी सामने क्या होने वाला है इसके बारे में हैरिसन चिंतित हो जाता है। अगले दिन एम्प्रेसारियो वैगन को किसी पहाड़ी और एक नदी के बीच में रोक देता है, एक पुल पर, और वह नदी की गहराई का परीक्षण करने लगता है। वह पानी में एक बड़ा पत्थर गिराकर नीचे देखता है कि वो किस तरीके से डूब सकता है और उसके जो परिणाम है वो बिल्कुल वैसे ही है जो उसे चाहिए थे। और क्षण भर बाद एम्प्रेसारियो वापस सड़क पर आ गया। वैगन में एक यात्री के रूप में केवल चिकन के साथ अकेला था, क्योंकि हैरिसन को नदी में धकेल दिया गया था। अब नदियों की बात करें तो एक नीचे की ओर बह रही है, एक पहाड़ जहाँ पर एक घिसा पीटा प्रोस्पेक्टर आ गया है सोने की तलाश करने के लिए। पहले तो उसका पैंग छोटे छोटे सोने के धब्बे दिखाता है, उसे वो उठाता है, लेकिन प्रत्येक सोने की मात्रा गिनकर प्रोस्पेक्टर उस निशान का अनुसरण करता है जहां सोने का स्रोत खोजने के लिए खुदाई करनी चाहिए। जहां पर सोना है वह नदी के बगल में डेरा बनाता है और वह बचा रहता है मछली पकड़कर और पक्षियों के घोंसले से अंडे चुरा के खाकर। बाद में छोटे छोटे गड्ढे खोदने के कई दिन बाद प्रोस्पेक्टर को स्रोत का सही तरीके से पता करने का प्रबंध मिल जाता है और शुरू होती है गहरी खुदाई। उसकी गणना हो जाती है एकदम सही और अंत में उसे एक बड़ा सोने का टीला मिल जाता है जो उसे काफी अमीर बना देगा। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जश्न मनाने का समय नहीं मिल पाता है। एक युवक जो काफी लंबे दिनों से पीछा कर रहा होता है सोने के लिए और पीछे से नजदीक आता है और उसे गोली मारकर नीचे गिराता है और वह काफी खुश हो जाता है, उसे सोने का जो टीला मिल गया है। तब जश्न मनाने के लिए सिगरेट पीने के बाद सोना हासिल करने के लिए और प्रोस्पेक्टर की बॉडी फेंकने के लिए वह गड्ढे में कूद जाता है। लेकिन प्रोस्पेक्टर भी कम होशियार नहीं था, वह घात लगाकर मरने का नाटक कर रहा था ताकि वह उस लड़के की गन लेकर उसे मार सके। प्रोस्पेक्टर और लड़के के बीच में काफी बड़ी बंदूक के लिए जंग हो जाती है और उस जंग में प्रोस्पेक्टर गलती से लड़के को गोली मार देता है और लड़का मर जाता है। फिर वह अपने शरीर की जांच करता है और पुष्टि करता है कि यह क्लीन शॉट था। प्रोस्पेक्टर सोने का खनन खत्म करता है, जवान आदमी को गड्ढे में दबा देता है और छोड़ देता है घाटी पर और अपने नए भाग्य को ले जाता है घोड़े पर। इस बीच कहीं और भाई बहन एलिस और गिलबर्ट एक वैगन ट्रेन में शामिल हो गए हैं जो ओरेगन ट्रेल पार कर रही है। गिलबर्ट बिल्कुल अच्छा व्यवसायी नहीं है, उसे कुछ अनुभव नहीं है व्यवसाय का, लेकिन उसका दावा है कि उसने एक नए पार्टनर से संपर्क किया है जो व्यापार भागीदार है और जो शादी करने को तैयार है उसके बहन से जब वे ओरिजिनल ले जाएंगे।
इनके साथ यात्रा कर रहा है गिलबर्ट का कुत्ता, उसका नाम है राष्ट्रपति पियर्स। उसकी लगातार भौंकने की वजह से बाकी यात्रियों को वह काफी बेहद कष्टप्रद बन जाता है। यात्रा शुरू होने के कुछ समय बाद गिलबर्ट एक हिंसक घाटी से गुजरता है और फिर उसे एक बीमारी होती है जिसमें वो मर जाता है और वो बीमारी हैजा की प्रतीत होती है। वैगन ट्रेन के नेता बिली और आर्थर मदद करते हैं। एलिस उसे दफना देती है जब वो उसे पूछते हैं कि वह क्या चाहती है, उनके साथ यात्रा करते रहना या फिर घर वापस चली जाएगी। उसे यह महसूस होता है कि उसके पास लौटने के लिए कुछ नहीं है। एलिस अपने भाग्य को खोजने के लिए उनके साथ रहना स्वीकार करती है। ओरेगन में अगले दिन एलिस को और बुरा समाचार मिलता है। लड़के गिलबर्ट ने अपने वैगन का नेतृत्व करने के लिए काम पर रखा था। वह दावा करता है कि उसके $400 के वेतन का वादा किया गया था और उम्मीद करता है कि पिछली 6 माह का भुगतान किया जाना है जब वे पहुंचेंगे आधी दूरी पर। एलिस के पास पैसा नहीं है और अगर उसके भाई के पास कुछ था तो वो उसके कोट में रह गया था और वो अब उनके साथ दफन है और यह बहुत दूर आ चुके हैं और वापस जाना आसान नहीं है। इसलिए एलिस ने आर्थर और बिली से सलाह पूछी और वो बताते हैं कि मजदूरी निश्चित रूप से सामान्य से बहुत अधिक ज्यादा है। एलिस सोचता है कि यह है एक भयानक व्यवसाय होने के लिए गिलबर्ट की बहुत बड़ी जिंदगी की गलती, लेकिन बिली फिर सोचता है कि लड़का झूठ भी बोल रहा होता है। इस प्रकार वह उसे सलाह देता है कि उसे अभी अनदेखा करे और जब वे आधे रास्ते पर जाएंगे तो वो डराने की कोशिश करेंगे, उसे सच कबूल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तब से डॉग राष्ट्रपति पियर्स के बारे में भूखने की शिकायत सब लोगों ने की। एलिस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती क्योंकि वह उसका कुत्ता नहीं था। गिलबर्ट भी उसकी कुत्ते से छुटकारा पाने में मदद करता है। वो उसे घाटी के बीच ले जाता है और उसे आकाश में फायर के गन शॉट के साथ डरा देता है। उसके बाद यात्रा बिना किसी परेशानी से जारी होती है और एलिस और बिली को एक साथ कुछ समय बिताने को मिलता है। पता चलता है कि वे कई विचारों पर एक दूसरे से काफी सहमत होते हैं। तब किराए का लड़का उसकी भुगतान पुष्टि के लिए पूछता है। बिली उससे बात करने की काफी कोशिश करता है और चर्चा विफल हो जाती है, इसलिए वह एलिस को एक विफल प्रदान करता है। चूंकि वैगन ट्रेन से सेवानिवृत्त होने के बारे में सोच रहा है तो थोड़ी देर के लिए वो पूछता है एलिस से क्या वो उसे शादी करने के लिए तैयार होगी। इस तरह वो उसका कर्ज भी चुका सकता है और एक अच्छे घर का परिवार के लिए निर्माण भी कर सकता है। यह सुनकर एलिस काफी चौंक जाती है, लेकिन वह बिली से भी बहुत प्यार करती है और उसका प्रस्ताव को वो स्वीकार कर लेती है। कुछ दिनों बाद आर्थर को चिंता होती है। जांच के बाद क्षेत्र के दुश्मन के पाए गए ताजा पैरों के निशान वहां पे उनको मिलते हैं और केवल एलिस और डॉग झुंड से गायब हो जाते हैं। यह पता चलता है कि उसने डॉग पियर्स को पास में सुना था और उसे कुछ प्रेयरी कुत्तों पर भौंकते हुए देखा था। उसे एहसास होता है कि आर्थर पीछे से वैगन ट्रेन छोड़कर उसे ढूंढता हुआ आ गया है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन दुख की बात यह है कि वे पर्याप्त तेजी से नहीं जा पाते और वो फंस जाते हैं एक मूल अमेरिकी द्वारा जो घात लगाकर हमला करने के लिए बैठे हुए हैं। अब चूंकि उनके पास 2 गन थी, 2 हथियार थे, आर्थर एक का उपयोग करता है अपना बचाव और आक्रमण करने के लिए और दूसरे को वो एलिस को दे देता है। उसे अपने लिए खुद को खत्म करने का आग्रह करता है। वो कहता है कि अगर वो मारा जाता है क्योंकि मौत तो बेहतर है मूल निवासियों द्वारा उस पर कब्जा कर लिए जाने से, जो उसे भयानक दर्दनाक दंड के माध्यम से सजा में डाल देंगे। आर्थर वास्तव में काफी कुशल बंदूकधारी है और प्रबंधन करता है सटीक शॉट से मूल निवासी को डराने के लिए। लेकिन जब वह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हम जीत गए हैं, तो एक योद्धा चुपके से आश्चर्यजनक तरीके से पीछे से आके उसे मार देता है और उसे एक ही वार के साथ नीचे जमीन पे गिरा देता है। अचेत होने का नाटक करते हुए आर्थर पड़ा होता है, मूल अमेरिकी के करीब आने की प्रतीक्षा करता है और एलिस के तरफ लौटने से पहले उसे गोली मार के खत्म कर देता है। लेकिन सबसे बुरी खबर तो यह होती है कि एलिस ने भी सोचा कि वह मर गया था और उसने पिस्तौल का इस्तेमाल ठीक वैसे ही किया जैसे उसे बताया गया था, खुदकुशी करने के लिए। उसे अपने कोट से ढकने के बाद आर्थर वैगन ट्रेन में वापस अपना रास्ता तय करना शुरू करता है। वो डॉग के साथ होता है और सोच रहा होता है कि वह बिली को क्या बताने वाला है। अब एक अलग राह पर कोर्ट मॉर्गन के लिए एक स्टेज कोर्ट में 5 लोग सवारी कर रहे होते हैं। अधिकांश सवारी के लिए गाने के बाद जो सवार सभी को परेशान करता है, थिकपेन बताते हैं कि वो उनके साथी क्लैरेंस अक्सर इस मार्ग से यात्रा करते हैं, किसी चीज की ओर वो इशारा करते हुए कोच की छत या निर्देश किए हुए बिना कि वह क्या है। अब जबकि थिकपेन ने आखिरकार गाना बंद कर दिया होता है तो यात्रियों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। फर ट्रैपर को अपने अतीत के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करता है, एक हम्प पापा महिला के साथ संबंध जो फला फूला, भले ही वे एक दूसरे की भाषा न बोल सके क्योंकि वह सोचता है कि सभी लोग एक जैसे हैं। मौलिक जरूरतें। लेडी बेंटेजमैन एक धर्मनिष्ठ ईसाई इस विचार से आहत है और अभी भी याद दिलाती है केवल 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे और पापी। यह मानव के बारे में एक तर्क को ट्रिगर करता है, प्रकृति जो फ्रेंचमैन रेंज से भी जुड़ी होती है।
लेकिन थिकपेन और क्लैरेंस यहाँ केवल एक टिप्पणी करते हैं और वहाँ मनोरंजन के साथ उनका झगड़ा देखना पसंद करते हैं। जब रेन सवाल कराते हैं कि अगर लेडी बेंजामिन रुकी है 2 साल अलग रहते हुए अपने पति के प्रति वफादार, लेडी बेंजामिन इतनी नाराज है कि वह एपोलेप्टिक हो जाती है, तो वो अपना सिर खिड़की से बाहर रखकर ड्राइवर को रोकने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। थिकपेन को समझ में आता है कि कंपनी की नीति कोच को रुकने की अनुमति नहीं देती। किसी भी कारण से लेडी बेंजामिन को शांत करने के लिए क्लैरेंस ने एक बिटवर्थ लोक गाने का फैसला किया, जो सफलतापूर्वक महिला की मदद करता है, लेकिन यह भी थिकपेन को रुलाता है। इन रहस्यमय पुरुषों के बारे में उत्सुक ट्रैपर उन्हें समझाते हैं कि वास्तव में वो क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, और थिकपेन ने खुलासा किया है कि वे डाकुओं के इनामी शिकारी, उनकी टीम वर्क बिल्कुल फुल प्रूफ है। थिकपेन कहानियों से अपने लक्ष्य का ध्यान भटकाते हैं, जबकि क्लैरेंस जल्द से उन्हें थंब देता है। थिकपेन यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें लोगों को मरते हुए देखना पसंद है, क्योंकि उनके निशाने पर कुछ खूबसूरत भाव भी होते हैं। यह सुनकर जाहिर तौर पर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकी 3 यात्री, जो कि अब काफी डर चुके हुए हैं, उनके सफर पर उनका क्या इंतजार कर रहा है, वो ये सोच रहे होते हैं। एक बार जब कोच इसे कोर्ट मॉर्गन पहुंचाता है तो थिकपेन और क्लैरेंस अपना कार्गो निकाल लेते हैं, जो कि एक मृत शरीर निकलता है, और उस होटल में सब प्रवेश करते हैं जहां सब रहने वाले हैं। रेन, लेडी बेंजामिन और जालदार को उतरने में अधिक समय लगता है। सब चिंतित और डरे हुए लग रहे हैं, लेकिन अंततः वे प्रवेश करते हैं होटल में और रेन उनके पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। कोच को जाता हुआ देखने के बाद एहसास होता है कि जरूरत पड़ने पर जाने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा, और यही यह मूवी खत्म हो जाती है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। अगर आपको इस तरीके के और वीडियो देखने हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे हॉलीवुड बिग स्क्रीन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाले नए मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। धन्यवाद।